हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में। थोड़ा मैं बेसिक सी जानकारी दूं तो फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड यानी कि जो आईवी फ्लूइड जो होता है वो इंट्रावेनियस रूट से दिया जाता है, यानी कि पशु को सीधा नस में जो है दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 7 टॉपिक मैंने इसमें डाल रखे, जिसमें एनएस हो गई जिसको नॉर्मल सेलाइन कहते हैं, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, D25 यानी कि जो D10 D25 जो है उनमें डेक्सट्रोज का परसेंटेज होता है। तो इसे D25 है तो इसमें डेक्सट्रोज 25% होता है, D10 है डेक्सट्रोज 10% होता है, और मैं एक D5 लिखना भूल गया तो डेक्सट्रोज 5%। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। इसी के साथ पशुओं में मोस्टली उपयोग किया जाता है रिंटोज। रिंटोज बहुत ही लाभदायक है जिसके बारे में मैंने आप आगे बता रखा है। तो रिंटोज में होता है मल्टी इलेक्ट्रोलाइट विथ 20% डेक्सट्रोज इंजेक्शन। एंटालाइट में भी सेम यही कंटेंट होता है, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट विथ 20% डेक्सट्रोज। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनएस के बारे में। देखो एनएस होता है नॉर्मल सेलाइन, यानी कि नॉर्मल जो है नमक का पानी होता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% NaCl पाया जाता है, यानी कि नमक का पानी। यूज़ ऑफ एनएस की बात करें तो इसमें डिहाइड्रेशन हो गया, वाउंड वॉचिंग, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, एल्कलोसिस, इंडाइजेशन, पॉइजनिंग। देखो इसके बारे में विस्तार से बात करूँ तो डिहाइड्रेशन कब होता है, जब पशु में रक्त में पानी की कमी हो जाती है तब जो है डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन उसी को कहते हैं जिसमें रक्त में जो है पानी की कमी हो जाए पशु में। ठीक है। दूसरा हम इसका उपयोग करेंगे घाव को धोने में, है ना। पशु को किसी भी प्रकार का यदि घाव हो गया है जिस पे हमें कोई मेडिसिन जो है लगानी है, ड्रेसिंग करनी है, तो उसको घाव को जो भी उस पर डस्ट लगा होता है उसको साफ करने के लिए हम एनएस का उपयोग जो है घाव पर भी कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे ये डॉक्टर का विषय रहा, जिसमें अगर सर्जरी है तो पशु के मतलब रूमेनोटोमी हो गई, किसी भी प्रकार की जो भी पशु में सर्जरी की जा रही है तो आंतरिक अंगों को धोने के लिए भी जो है एनएस का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ इंजेक्शन को मिलाने में भी, यानी कि जो इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आते हैं, लाइक ये जो पेनिसिलिन ग्रुप के हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे इंजेक्शन है पाउडर फॉर्म में आते हैं जिनको हम एक्चुअल में जो है मोस्टली ये डिस्टल वाटर में जो है डाइल्यूट करते हैं, लेकिन उसके ना होते हुए हम इंजेक्शन को जो है एनएस में भी जो मिला सकते हैं, फिर पशु को लगा सकते हैं। इसी के साथ जो कॉन्स्टिपेशन के केस में, यानी कि कब्जी हो जाए पशु को, पेट बंद हो जाए, तब भी इस एनएस का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये एनएस जो है पशु को किसी भी टेम्परेचर पर उपयोग में ले सकते हैं। लाइक पशु को यदि हाइपरथर्मिया है, हाइपोथर्मिया यानी कि उसको बुखार हो गया है या फिर टेम्परेचर डाउन हो गया है, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ एल्कलोसिस इंडाइजेशन यानी कि क्षारीय अपच, इसमें क्या होता है कि पशु जो है ये प्रोटीन युक्त भोजन कर लेता है। ज़्यादातर प्रोटीन युक्त भोजन खाने से पशु में एल्कलोसिस इंडाइजेशन हो जाता है, जिस केस में भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। देखिए एल्कलोसिस इंडाइजेशन और सिंपल इंडाइजेशन और एसिडोसिस इंडाइजेशन, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से इस बारे में वीडियो देख लेना। इसी के साथ विषाक्तता के केस में भी, यानी कि पशु को पॉइजनिंग हो जाए, पॉइजनिंग चाहे किसी भी प्रकार की हो, पशु यानी कि साइपरमेथ्रिन पशु में यूज़ कर रहे जो जूं चीचड़ के लिए एक्चुअल में हम उपयोग करते हैं, यदि पशु में विषाक्तता फैल गई हो तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु किसी प्रकार का जो है चारा, ऐसा जहरीला चारा खा ले जिस वजह से पशु को पॉइजनिंग हो गया है, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसके साथ हम जो है इंजेक्शन लगाएंगे एट्रोपिन सल्फेट इंट्रावेनस रूट से एनएस में मिलाकर दे सकते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैंने पूरा पॉइजनिंग टॉपिक पर मैं पूरी आपको इंजेक्शन और ट्रीटमेंट बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएस जो नॉर्मल सेलाइन होती है उसकी डोजेस के बारे में। तो बात करते हैं डोज की। डोज जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, डोज ऑफ नॉर्मल सेलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन एनिमल कंडीशन एंड डिजीज, यानी कि कितना देना है यह पशु के बीमारी की अवस्था पर निर्भर करता है कि पशु को कितना डिहाइड्रेशन है, किस प्रकार का उसमें कितना जो है प्रॉब्लम है, उस हिसाब से पशु चिकित्सक खुद जो है उसकी जो है पशु की कंडीशन देखकर वो डोज निर्धारित करेंगे। फिर भी मैं आपको बताऊं तो डोज जो है इसकी 4 से 5 लीटर हम इंट्रावेनस पशु को एक बार में दे सकते हैं। वो 50 लिख दिया है, उसको थोड़ा अवॉइड करना।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, जिसमें कंपोजिशन की बात करें तो उसमें जो है 0.9% NaCl होता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। देखो डेक्सट्रोज होता है शुगर ही होती है डेक्सट्रोज, जैसे कि फ्रुक्टोज होता है, लैक्टोज होती है ना, जो विभिन्न जैसे दूध में पाई जाती है लैक्टोज, फ्रुक्टोज जो है फ्रूट में पाई जाती है, इसी प्रकार डेक्सट्रोज भी शुगर ही होती है। तो बात करते हैं यूज़ ऑफ डीएनएस यानी कि डीएनएस के इस्तेमाल के बारे में। तो इसका उपयोग भी हम डिहाइड्रेशन के केस में करेंगे, डायरिया, हाइपोथर्मिया, नर्वस सिम्टम्स, एसिडोसिस, इंडाइजेशन इन एक्सीडेंटल कंडीशन। देखिए मैंने इसमें जो डिहाइड्रेशन लिखा है, और डिहाइड्रेशन जो है मैं प्रत्येक जिस भी फ्लूइड के बारे में बताऊंगा उसमें मैं डिहाइड्रेशन वर्ड जरूर लिखूंगा। तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूं आपको कि डिहाइड्रेशन जो है पशुओं में होता क्यों है। देखो मुख्यतः क्या होता है कि पशु को लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होती है, और इसी के साथ जो है पशु गर्मियों के दिनों में भी पानी पर्याप्त नहीं पीता हो, तब भी पशु शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो बात रही डिहाइड्रेशन को कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हमें स्किन फोल्डिंग टेस्ट करना रहता है। पशु की स्किन जो है खींचनी रहती है, इसके बारे में मैं पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि डिहाइड्रेशन को कैसे हम देखें। लेकिन फिर भी आप फील्ड में आप देखेंगे कभी तो आपको पशु वैसे ही दिख जाएगा जिसमें डिहाइड्रेशन होया रहेगा, और इसी के साथ पशु कमज़ोर होगा, है ना। तो उसमें हमें कोई भी फ्लूइड पशु को देना रहता है, जिसके बारे में मैं आपको सभी फ्लूइड के बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरिया, दस्त में भी इसका उपयोग करते हैं। हाइपोथर्मिया यानी कि पशु का टेम्परेचर डाउन हो गया हो, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। एक बात और इसकी है कि पशु को फीवर की कंडीशन में डीएनएस का उपयोग नहीं करना है, वो पशु चिकित्सक का विषय है, वो कंडीशन के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ नर्वस सिम्टम्स, तंत्रिका तंत्र से संबंधित यदि किसी प्रकार का पशु को सिम्टम्स देखा जा रहा है, यानी कि पशु जो है बार बार मुंह हिला रहा हो, है ना, ऐसे जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित मतलब नर्वस सिस्टम से संबंधित पशु को कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो, तब भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसी के साथ पशु जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कर ले, गेहूँ बाजरा आदि जो है पशु खा ले, एसिडोसिस हो जाए पशु में, है ना, पशु की पीएच जो है सामान्य से काफ़ी कम हो जाए, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ पशु को किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट के केस में भी पशु को थोड़ा एनर्जी के लिए डीएनएस जो है पशु में उपयोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनएस के डोज के बारे में। तो पहले भी मैंने यही बात बताई है कि जो भी हम पशु में डेक्सट्रोज या फिर जो भी फ्लूइड उपयोग कर रहे हैं वो पशु की बीमारी और उसकी अवस्था पर निर्भर करेगा, यानी कि कितना देना है वो पशु चिकित्सक का विषय है, वो डोज जो है निर्धारित करेंगे। तो फिर भी मैं आपको बताऊं तो लार्ज एनिमल जो बड़े पशु होते हैं उनको 5 लीटर तक जो है ये डीएनएस दे सकते हैं, और काफ में स्लो इंट्रावीनस देना है ना, एकदम धीरे धीरे जो है पशु काफ में चढ़ाना है। और आगे हम बात करते हैं पशु में, इसमें नोट करके मैंने लिख रखा है कि पशु को जब फीवर्स काफ़ी ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में डीएनएस का उपयोग हम पशु में नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरएल के बारे में, जिसे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट आदि पाए जाते हैं। तो बात करते हैं यूज़ ऑफ आरएल यानी कि इसके इस्तेमाल के बारे में। तो इसका इस्तेमाल भी हम डिहाइड्रेशन के केस में करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस हो जाए तब भी इसका उपयोग करते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी और वार्निंग कंडीशन, एसिडोसिस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। देखो विस्तार से बात करूँ तो इसमें पशु शरीर में पानी की कमी हो जाए तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए यानी कि पशु जल जाए, जलने की वजह से क्या होता है कि पशु में जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी पड़ जाती है, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। सर्जरी के बाद भी इसका उपयोग हम पशु को एनर्जी बूस्टर के तौर पर कर सकते हैं। वैसे यह एनर्जी बूस्टर ही है, तो जिसका उपयोग हम आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी तब जब चाहे कर सकते हैं। इसी के साथ पशु के जल जाने पर भी इसका उपयोग करेंगे। अम्लीय अपच यानी कि पशु जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ज़्यादा कर लेता है तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ कॉन्स्टिपेशन, कब्जी का केस हो तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। और डायरिया जो काफ़ी दिन से जो है डायरिया यदि पशु में नहीं रुक रहा हो, काफ़ी मेडिसिन एंटीबायोटिक देने के बाद, तो ना लास्ट में जो है हमें आईवी फ्लूइड उसमें देना रहता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के डोज के बारे में। डोज जो है वही बात है कि पशु चिकित्सक डोज निर्धारित करेंगे वो फील्ड कंडीशन देख के, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो लार्ज एनिमल जो बड़े पशु है उनको 4 लीटर तक आप दे सकते हैं। इसके साथ जो छोटे बछड़े हो उनको आधा लीटर 500 ml जो है दे सकते हैं, और गोट और शिप में 500 ml तक दे सकते हैं, और डॉग में जो है उसकी कंडीशन के आधार पर 250 से 500 ml हम इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं D25 के बारे में, जिसमें कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 25% डेक्सट्रोज होता है। यूज़ ऑफ D5, D10, D25। देखो तीनों का मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि तीनों का मोस्टली काम एक ही है, क्योंकि थोड़ा डोज में ही फ़र्क है, किसमें 5% जो है डेक्सट्रोज होता है, किसमें 10% होता है और किसमें 25% होता है। तीनों का अलग अलग है, बाकी काम सबका एक ही है। तो इसका उपयोग मोस्टली हम हाइपोग्लाइसीमिया के केस में करेंगे, वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कीटोसिस, बबेसियोसिस, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया और ब्लैक वाटर। देखो थोड़ा यदि मैं विस्तार से बताऊं तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है रक्त में ग्लूकोज की कमी, यानी कि ग्लूकोज की जब पशु में कमी हो जाती है तब हमें डेक्सट्रोज देना रहता है पशु को। इसी के साथ पशु कमज़ोर हो जाए, वीकनेस के केस में, यानी कि पशु कमज़ोर हो गया, एंड्रोक्सिया के कंडीशन में पहुंच गया, खाना पीना नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा हो, पीछे के पैरों से सही से खड़ा नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में भी हम डेक्सट्रोज का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, पशु में तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ बन जाए, यानी कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती है, पशु जो है माथा पटकता हो, बार बार मारने को दौड़ता है, इसी के साथ जो है काफ़ी सारी जैसे रेबिस लाइक वैसी कंडीशन देखने को मिले तब भी हमें डेक्सट्रोज जो है पशु को देना रहता है। ऐसा मोस्टली कीटोसिस के केस में भी होता है। कीटोसिस जो है मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी कि उपापचय बीमारी है। इसी के साथ हम बबेसियोसिस की बात करें, जिसे चीचड़ बुखार भी कहा जाता है, जो कि प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। इसी के साथ हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, यानी कि गलघोटू, जो कि जीवाणुजनित बीमारी है, इसमें भी जो है पशु का ट्रीटमेंट के बाद डेक्सट्रोज जो है पशु को दे सकते हैं। इसी के साथ लंगड़ा बुखार जो हो जाए पशु को, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे D25 की डोज के बारे में। देखिए डोज जो है हम डेक्सट्रोज 5%, 10% और 25% तीनों की बात करूँगा। जैसे कि पहले हम बात करेंगे D5 की, जिसका उपयोग हम लार्ज एनिमल में 4 से 5 लीटर तक कर सकते हैं, और D10 हो गई 2 से 3 लीटर, और D25 1 से 2 लीटर हम एक बार में पशु में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ इसमें लिख रखा है मैंने कि द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज टू बी गिवन विल बी डिसाइडेड बाय द वेटनेरियंस ओनली, यानी कि दी जाने वाली जितनी भी डेक्सट्रोज की मात्रा है केवल पशु चिकित्सक द्वारा तय की जाएगी, क्योंकि यह एक पशु चिकित्सक का विषय है। पशु चिकित्सक खुद डोज निर्धारित करेंगे, कितना उसमें ग्लूकोज की कमी है उस हिसाब से पशु चिकित्सक ही पशु को देंगे। लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बताया, तो आप भी ऐसा कंडीशन मिले देखने को तो इस प्रकार के जो भी फ्लूइड है उनका उपयोग पशु में कर सकते हैं। तो हम आगे अब बात करेंगे रिंटोज के बारे में। देखो रिंटोज जो है वन ऑफ द बेस्ट क्या है कि आईवी फ्लूइड है, जो पशुओं में बहुत ही लाभदायक होता है। आप DNS, RL, NS जो दे रहे हैं पशु को, उसके बदौलत आप यदि रिंटोज देंगे तो भी आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। इसमें कंपोजिशन की बात करूँ, देखो इसमें पहले बताऊँ मल्टी इलेक्ट्रोलाइट विद 20% डेक्सट्रोज है। और इसमें पूरे कंपोजिशन की बात करूँ, इट्स 100 ml कंटेंट की, तो इसमें डेक्सट्रोज होता है 20 ग्राम, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, और इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट भी होता है। क्वांटिटी आप आगे देख लो। अब आगे हम बात करेंगे रिंटोज के उपयोग के बारे में, यानी कि यूज़ ऑफ रिंटोज। इसका मोस्टली उपयोग हम डिहाइड्रेशन के केस में करेंगे, डायरिया, डेबिलिटी, हाइपोग्लाइसीमिया, डिस्टर्ब इलेक्ट्रोलाइट, मस्कुलर वीकनेस और सिस्टेमिक एसिडोसिस। और थोड़ा विस्तार से बताऊं तो इसका उपयोग हम रक्त में जब पानी की कमी हो जाए तब करेंगे, है ना, ये तो सब में कॉमन है। और दस्त हो गया, पशु में कमजोरी हो जाए, मोस्टली इसका उपयोग हम पशु के दुर्बलता के केस में उपयोग करेंगे। यानी कि पशु जो है कई दिनों से खड़ा नहीं हो पा रहा हो, पशु का पीछे का पैर अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, पशु सही से खड़ा होने में दिक्कत हो रही हो, है ना, तो इस कंडीशन में इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ जो है पशु में कभी जैसे कि हाइपोथर्मिया का केस देखने को मिले, लाइक पशु का टेम्परेचर डाउन हो गया हो जिस वजह से पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में हम माइफेक्स देते हैं पशु को, तो उसके साथ भी रिंटोज का भी उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसके साथ जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ग्लूकोज की कमी हो जाए, रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाए, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसके साथ कमज़ोर मांसपेशी
यानी कि मांसपेशियाँ कमज़ोर होगी तब भी पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग हम पशु में करेंगे। इसके साथ पशु यदि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ज़्यादा कर ले, पशु के क्या होता है कि ब्याने के बाद मोस्टली होता है कि पाचन क्रिया जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। पशु के ब्याने के तुरंत बाद यदि कोई पशुपालक जो है उसको दलिया या फिर गेहूं का जो भी दलिया कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देता है वो आवश्यकता से कुछ ज़्यादा मात्रा में दे देता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि पशु का पेट बंद हो जाता है, उसमें कब्जी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिस वजह से पशु जो है सही से गोबर नहीं कर पाता है और उसका बार बार पेट दर्द होने लगता है, जिस वजह से काफ़ी पशुओं की जो है मौत हो जाती है। तो एसिडोसिस के केस में भी क्या है कि रिंटोस का उपयोग कर सकते हैं। इसका बेस्ट रिजल्ट है, मैं खुद जो है पशुओं में रिंटोस का ही ज़्यादा उपयोग करता हूँ, इसका बेस्ट रिजल्ट है, इसका उपयोग भी आप पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ इसका उपयोग हम पशु में जब भी पशु क्या होता है कि ब्याने के बाद तुरंत पशु बैठ जाता है ना, पशु को मैंने काफ़ी सारे ऐसे केस देखे और आप फील्ड कर रहे तो आपने भी देखे होंगे कि पशु के ब्याने के तुरंत बाद जो है पशु में काफ़ी जो है विटामिन की कमी हो जाती है, जिस वजह से पशु बैठ जाता है, तो जिसमें हम उसको मैफेक्स देते हैं, है ना। कैल्शियम देने के बाद भी यदि पशु खड़ा नहीं हो रहा है तो कैल्शियम के साथ आप रिंटोस भी पशु को दे सकते हैं, जिससे पशु को तुरंत आराम मिल जाएगा और पशु जो है खड़े होने में उसको कोई समस्या नहीं होगी, पशु एकदम खड़ा हो जाएगा। देखो ब्याने के तुरंत बाद पशु बैठ जाता है, इसका कारण की बात करूँ तो मोस्टली क्या होता है कि पशु का बछड़े जो बच्चा होता है भ्रूण विकास जो है अंतिम 3 महीने जो होते हैं पशु की गर्भावस्था के, उसमें बच्चे का विकास कुछ ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि पशु को पर्याप्त रूप से हम कैल्शियम या फिर जो भी विटामिन पशु को चाहिए और भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो भी पशु को आवश्यकता से ज़्यादा थोड़ा भोजन देना रहता है गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में, तो वो हम पशु को नहीं दे पाते और जो अंदर बच्चा जो होता है वो सारा जो विटामिन से पशु जो माँ होती है उसी से प्राप्त करता है। और पर्याप्त मात्रा में गाय को भैंस को हम बाहर से नहीं दे रहे तो उसके वाला जो है बच्चे तक जाएगा, जिससे भैंस जो है कमज़ोर हो जाती है और ब्याने के तुरंत बाद जो है उसमें कैल्शियम आदि तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे पशु एकदम लूज पड़ जाता है और बैठ जाता है और खड़े होने में उसको समस्या होने लगती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिंटोस के डोज के बारे में। डोज जैसा कि मैंने आप इसमें लिख रखा है, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो कैटन और बफेलो और हॉर्स में कैटल है ना, तो इसमें हम 500 से 2000 ml तक उपयोग कर सकते हैं 3 से 4 दिन तक, वो कंडीशन पर निर्भर करेगा कि पशु को कितना पर्याप्त है। इसी के साथ शिप एंड गोट में भी इसका उपयोग हम 100 से 200 ml और कंडीशन के हिसाब से हम 500 ml तक का भी उपयोग कर सकते हैं, और काफ में इसका 100 से 500 तक उपयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे IV फ्लूइड इंटालाइट के बारे में। देखो उसके बारे में बताने से पूर्व आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब हम बात करते हैं इंटालाइट IV फ्लूइड के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इंटालाइट IV फ्लूइड, जिसमें मल्टी इलेक्ट्रोलाइट विद 20% डेक्सट्रोज होता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट होता है। और यूज़ ऑफ इंटालाइट की बात करें तो डिहाइड्रेशन, डायरिया, वीकनेस, हीट स्ट्रेच और हाइपोथर्मिया, डाउनर काउ सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसेमिया, मिल्क फीवर और एंथ्रेक्सिया। यानी कि मिल्क फीवर के कंडीशन में जैसे हम माइफेक्स दे रहे हैं तो उसके बाद भी इसका उपयोग जो है उसके साथ भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। जैसे और भी जैसे ये सब वर्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दे रखी है। फिर भी डाउनर काउ सिंड्रोम एक नया वर्ड आया है। इसमें क्या होता है कि पशु जो है ये मिल्क फीवर की सेकंड अवस्था होती है। मिल्क फीवर से पशु ठीक नहीं होता है तो दूसरी अवस्था उसकी डाउनर काउ सिंड्रोम होती है, जिसमें पशु बिल्कुल जो है खड़ा नहीं हो पाता है। डाउनर काउ सिंड्रोम पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप रोग और रोग उपचार ऐसा करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और वो जाके उसमें आप देखें, जो मैंने सब डिजीज पे वीडियो बना रखे हैं। इसी के साथ इंटालाइट IV फ्लूइड का उपयोग हम हीट स्ट्रेस के केस में भी करेंगे। हीट स्ट्रेस क्या होता है कि अक्सर यह जो है गर्मियों के दिनों में पशु में देखने को मिलता है, और जाति विशेष की बात करूं तो यह गायों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी के साथ मैं यदि नस्ल विशेष की बात करूँ तो जो विदेशी नस्लें होती है उनमें गर्मी सहन करने की क्षमता थोड़ी कम होती है, तो उन जानवरों में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है हीट स्ट्रेस का केस, जिसमें होता क्या है कि पशु का टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एक मौत का कारण भी बन जाता है। उसकी श्वसन गति भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बुखार है, तेज़ बुखार आ जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी श्वसन गति भी बढ़नी ही होती है। तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग हम पशु में
कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरलाइट की डोज के बारे में। डोज जो है आप वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और भी जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।